अगर आप एक इलेक्शन होते हैं उसमें आप अक्सरियत भी ले लेते हैं, तो भी जो बैठे हैं जिनके पास ताकत है, जो बैलेंस करते हैं इसको, वो तो अपैरेंटली दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप एनी शेयर इन द पावर। देखिए सभी, पाकिस्तान का चैलेंज क्या है? चैलेंज एक तरफ ये है कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फौज चाहिए, हमें ताकतवर फौज चाहिए, क्योंकि हमें और ख़तरा है दुश्मनों से। शुरू में तो शायद इतना ख़तरा ना हो, शुरू में खैर जब पाकिस्तान बना तब तो हिंदुस्तान से ख़तरा था, जंगें भी हो गई, लेकिन जब से हमारे पास जो एटॉमिक डिटरेंट आया, न्यूक्लियर डिटरेंट आया, उसके बाद एहसास में ख़तरा कम है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस मुल्क की फ़ौज मजबूत और प्रोफेशनल और तकड़ी नहीं होती, तो आप देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हो रहा है। आप शुरू कर लेना यमन से, यमन, लिबिया, सीरिया, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, इराक, सारी चुन चुन के एक एक मुल्क, लेबनान, उनसे हुआ क्या? तो हमें तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमारी फ़ौज तकड़ी है। अब दूसरा ये है कि ये जो बैलेंस है कि आप कैसे एक तकड़ी फ़ौज भी हो आपके पास, लेकिन आपके पास एक मजबूत हुकूमत भी हो, और हुकूमत तब मजबूत होगी जब अथॉरिटी और जिम्मेदारी एक ही जगह के ऊपर हो। ये नहीं हो सकता कि आपकी जिम्मेदारी आपकी हो लेकिन आप रूल ऑफ लॉ कायम करें। और देखें, सबसे बड़ा चैलेंज सभी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी। जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया में माशरा तरक्की नहीं कर सकता। आप सीधी दुनिया का नक्शा देख लें, खुशहाल मुल्क देख लें और जिधर मुल्कों में गुर्बत है वो देख लें, एक डिफरेंस होगा। खुशहाल मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, वहाँ सारे कानून के नीचे होंगे, और जो गरीब मुल्क होंगे, जिस तरह नाइजीरिया तेल के ज़ख़ीरे बैठा हुआ है। मेरे पास नाइजीरियन डिफेंस मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मुझे मिलने आया, तो मैंने कहा क्यों है गुर्बत? क्या था करप्शन है। तो मैंने कहा क्यों नहीं रोक सकते? क्या था वो ताकतवर सारे करप्शन पे लगे हुए, हम ताकतवर को पकड़ नहीं सकते, हमारा निज़ाम। ये सारे गरीब मुल्कों का ये मसला है। तो मेरी जो कोशिश थी रूल ऑफ लॉ कायम करने की, वो इसलिए नहीं हो सकती थी कि जो ताकतवर थे उनकी जड़ें इतनी थी, तकड़े वो थे और उनकी कनेक्शंस थे, हर जगह उनके कनेक्शंस थे। तो वो जो एक कोलिशन गवर्नमेंट में वो आप नहीं कर सकते। आपकी बाहरियत अक्सरियत हो तो आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन अगर आपकी अक्सरियत नहीं है तो सारा वक्त ब्लैकमेल होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास अपनी अक्सरियत हो तो वो जो शख्स नज़र नहीं आ रहा, फिर वो आप पर इस तरह वार नहीं कर सकता जैसे अब वार हुआ और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी गई। लेकिन सभी मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं आपको देखिए, मैंने सारी दुनिया देखी, मैंने बरतानिया का सिस्टम, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी गया, वहाँ पर क्रिकेट खेलता था, मैं अंदर से सारा सिस्टम जानता। उनकी कामयाबी क्या है, क्योंकि हमने उन्हीं का सिस्टम लिया हुआ है ना। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंस्टीट्यूट किया था। गुर्बत थी, वहाँ तो कुछ भी नहीं था ना उनके पास, लेकिन उन्होंने कानून की बालादस्ती कायम की। उन्होंने कहा था मेरी बेटी भी जुर्म करे तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून के ऊपर नहीं है। हमारा मसला ये है, जुर्म किया वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला बन गए। मैं जो अलमिया पाकिस्तान, अब हम खड़े हैं डिफाइनिंग मोमेंट, फैसला कुन वक्त, हम अब बिल्कुल तबाही की तरफ जा सकते हैं। मैं क्यों अपनी कौम को कहता हूं कि अगर अब आपने फैसला ना किया और निकले ना, जो मैंने हर जलसे में कहा, और ये जो मेरा धरना, मकसद इसका क्या है? कौम को ये बताने के लिए कि अब आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। मुशर्रफ ने जब ये सबसे बड़ा जुल्म किया, NRO जब दिया इन दोनों चोरों को, जब इनके इतने 11 साल इन्होंने जो करप्शन की थी, वो सारे केसेस आए हुए थे और वो मैच्योर हुए थे। स्विट्जरलैंड में पकड़े जाना था इन्होंने, वो जो $60 मिलियन पड़ा था स्विट्जरलैंड में, वो पाकिस्तान को वापस आना था। केस जीत चुका था पाकिस्तान, और सरे माल का केस जीत चुका था। हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस है। वो इसहाक डार ने बकायदा बैंक अकाउंट्स बताए थे कि यहाँ से किधर पैसे भेजते थे, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस थे। मुशर्रफ ने NRO दे के दोनों को माफ कर दिया, और उसका जो नुकसान हुआ, 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। यानी 6,000 अरब से 30,000 अरब पे लाइबिलिटीज 10 सालों में पहुंची। 6,000 थी 60 सालों में, 10 सालों में। तो